हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिजाइनिंग द मेथोडोलॉजी। ये तब यूज होता है जब हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं, हमारे पास कोई प्रॉब्लम होता है, उसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग कोई एक्सपेरिमेंटल पार्ट डिजाइन करते हैं और उसको फिर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब भी हमारे पास डिजाइनिंग द मेथोडोलॉजी की बात आती है, इसमें कुछ सर्टेन पॉइंट्स हमें जान लेना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज अ वे टू सिस्टमेटिकली सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम। तो कोई भी हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम होता है, उसको हम लोग सिस्टमेटिकली स्टेप वाइज सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी देख रहे हैं, मतलब उस पर्टिकुलर रिसर्च करने का स्टेप्स होता है, वो स्टेप्स भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सेकंड थिंग इज दैट डिजाइनिंग द मेथोडोलॉजी क्या होता है, इट इज अ साइंस ऑफ स्टडिंग हाउ रिसर्च इज डन साइंटिफिकली। मतलब जो भी हम लोग रिसर्च करते हैं उसको उसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी कर रहे हैं, मतलब जैसा मन में आ रहा है वैसा कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। साइंटिफिकली जब हम लोग ये स्टडी करते हैं तो जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन प्रॉपरली हमें मिल पाता है। उसके लिए हमें जो है मेथोडोलॉजी डिजाइन करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट इज दैट वेरियस स्टेप्स दैट आर जनरली एडॉप्टेड बाय अ रिसर्चर इन स्टडीइंग हिज रिसर्च प्रॉब्लम अलोंग विद द लॉजिक बिहाइंड देम। तो जो डिजाइनिंग द मेथोडोलॉजी में एक और चीज होता है कि इसमें जो रिसर्चर होता है, जब वो पर्टिकुलर रिसर्च एग्जीक्यूट करता है, तो जो भी उसके पास प्रॉब्लम होता है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी स्टेप्स होते हैं उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, उसके पीछे प्रॉपर लॉजिकल रीजन होना चाहिए, साइंटिफिक रीजन होना चाहिए। फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा तो उसको पता चल पाएगा कि भैया कौन सा चीज करने से क्या इफेक्ट आ रहा है। और लॉजिक नहीं होगा तो पता ही नहीं चला। मान लो किसी ने कुछ कर दिया, मान लो किसी को फीवर है, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। किसी को एक फीवर है, उसको कोई चीज़ दे दिया, कोई चीज़ खिला दी, उसके बाद उसका फीवर ठीक हो गया, और ये उसके पीछे लॉजिक नहीं है कुछ भी, तो पता नहीं चल पाएगा कि फीवर अपने आप ठीक हुआ है कि उस पर्टिकुलर जो खिलाया उसके कारण ठीक हुआ है। तो इसलिए जो साइंटिफिक स्टडी है, फिर लॉजिकल स्टडी है, वो ज़रूरी होता है। इसमें एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली में डिजाइनिंग द मेथोडोलॉजी में क्या क्या होता है। यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज डिजाइनिंग द मेथोडोलॉजी रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ए प्लान टू सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम। तो जो हमारे पास प्लान होता है, जो भी रिसर्च प्रॉब्लम होता है, उसको एग्जीक्यूट करने का मतलब उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। उस प्लान को एग्जीक्यूट करना हमारा डिजाइनिंग द मेथोडोलॉजी कहलाता है। डिजाइन मेथोडोलॉजी कैन एम्प्लॉय बेसिक रिसर्च मेथड्स विच इन्वॉल्व्स एनालिसिस एज वेल एज टेस्टिंग। तो जो हमारे पास डिजाइन मेथोडोलॉजी है वो एक टाइप का बेसिक रिसर्च है, जिसमें दो चीज इन्वॉल्व होता है। एक तो हमारे पास होता है एनालिसिस और दूसरा होता है उसका टेस्टिंग। ठीक है, तो ये चीज कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसका हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं। तो डिजाइनिंग द मेथोडोलॉजी हम लोग करते हैं, इसके अंडर में जो करते हैं, एक्चुअली में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इसी के अंदर में जो डिजाइनिंग द मेथोडोलॉजी होता है। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास स्टेज 1, दूसरा होता है स्टेज 2, तीसरा होता है स्टेज 3। स्टेज 1 में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को, उसके बाद फिर उसका लिटरेचर सर्वे करते हैं, उसके बाद फिर उसका हाइपोथेसिस का फार्मूलेशन करते हैं कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। फिर उसके बाद स्टेज 2 में रिसर्च डिजाइन करते हैं, फिर उसका सैंपल डिजाइन करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंटल पार्ट उसका देखते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंटल पार्ट में हम लोग को कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। फिर उसका जो डेटा आता है उसको कलेक्ट करते हैं। स्टेज 3 में हम लोग क्या करते हैं, जो डेटा है उसका एनालिसिस करते हैं। जो आपके पास टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, आपके पास एनोवा है, ये सारा चीज़ लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिजल्ट। तो रिजल्ट का भी फिर हम लोग देखते हैं कैसा है क्या है। अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई हमारे पास जो रिजल्ट आया है उसका क्या कंक्लूजन है, जो हमने हाइपोथेसिस सेट किया था वो पास हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये सारे चीज़। उसके बाद फिर आता है हमारे पास फाइनल रिपोर्ट्स। तो फाइनल रिपोर्ट्स को एज अ थीसिस के फॉर्म में हम लोग सबमिट कर देते हैं, या फिर आप रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च पेपर के फॉर्म में, रिसर्च आर्टिकल के फॉर्म में, पेटेंट्स के फॉर्म में हम लोग उसको प्रॉपर एक रिटर्न फॉर्म में दे देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं रिसर्च प्रॉब्लम्स। तो रिसर्च प्रॉब्लम्स में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स मतलब किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है, चाहे मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है, नॉन मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है, इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं पर कोई सड़क बार बार खराब हो जाता हो, इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमें रिसर्च करना पड़ता है। मतलब प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया और उस आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम का एक बेस्ट सॉल्यूशन आप क्या दे सकते हैं। कई बार हो सकता है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल हो, बट वो सॉल्यूशन उतना इफेक्टिव नहीं हो, तो उससे ज़्यादा इफेक्टिव सॉल्यूशन आप दे सकते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अवेलेबल ही नहीं होता है, तो उसका आप सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वो प्रॉब्लम यदि बहुत बड़ा है, बहुत लोगों से ज़्यादा तकलीफ है और उसका आपने सोल्यूशन ढूंढ लिया, तो कमर्शियली भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मॉनिटरी आपको बेनिफिट होता है। यहाँ पर हम लोग एक प्रॉब्लम की बात करते हैं। हमारे पास एक चूर्णा होता है, शतावर्यादी चूर्णा। इसका काम क्या होता है? ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ये आयुर्वेदिक ड्रग है, एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। ऑल द प्लांट्स यूज्ड इन शतावर्यादी चूर्णा आर वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट सिंस द टाइम ऑफ चरक। चरक के टाइम से यूज किया जा रहा है। एविडेंस बीइंग यूज्ड इन आयुर्वेदा, तो इसका जो एविडेंस है आयुर्वेदा में है। दो इट हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस बट स्टिल डिनाइड इन मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैज नॉट बीन प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज्ड। मतलब ये जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इसमें इसका प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ है, तो इसको मान्यता नहीं दी जाती। मतलब इसके पीछे साइंटिफिक रीजन नहीं है। आयुर्वेदा में यूज होता आ रहा है कि फायदा होता है इससे, ऐसा बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ठीक है, तो आयुर्वेदा में ये चीज कहा गया है। अब इसका प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, इसके पीछे प्रॉपर साइंटिफिक या फिर लॉजिकल रीजन नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम इस पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम में। Therefore, my aim is to standardize pharmacognostically, phytochemically, and pharmacologically so that further works can be progressed for ingredients as well as the formulation of शतावर्यादी चूर्णा। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने यहाँ पर रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि जो शतावर्यादी चूर्णा है प्रॉपर्ली स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ है, तो इसको क्या करना है, स्टैंडर्डाइज करना है, ताकि मॉडर्न मेडिसिन में ये एक्सेप्ट हो सके, मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसको एक्सेप्ट किया जा सके विथ लॉजिकल रीजन। तो इसके लिए हमें इसका फार्माकोग्नोस्टिक कैरेक्टर्स, मतलब इसमें आपके पास कौन कौन से ट्राइकोम्स होते हैं, स्टार्च ग्रेन्स कैसे हैं, क्या है, माइक्रोस्कोपिकली उसका एस वैल्यू क्या है, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू क्या है, इन सब का डिटेल्स देखेंगे। फाइटोकेमिकल स्टडीज करेंगे, उसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, एल्केलाइड है, ग्लाइकोसाइड है, क्या है। उसके बाद फिर उसका फार्माकोलॉजी देखेंगे, मतलब वो सही में इम्यूनोमॉड्यूलेशन, मतलब इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रहा है कि नहीं। तो ये हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया। द प्लांट्स लाइक, इसमें जो प्लांट्स होता है एस्पैरागस, राइसिमोसस, ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस, म्यूकोना प्रूडेंस, विधानिया सोमनीफेरा, क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम विच आर वेल नॉन इम्यूनोमॉड्यूलेटर। तो ये इंडिविजुअल अलग अलग प्लांट है, ये वेल नॉन इम्यूनोमॉड्यूलेटर। अब इन सबको मिला दिया गया है, तो मिलाने के बाद उसका इम्यूनोमॉड्यूलेटर कैसा होता है ये हमें देखना है। ठीक है, तो इम्यूनोमॉड्यूलेटर के साथ साथ ये एफ्रोडिसिएक भी होता है, मतलब सेक्सुअल एबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। गैलेक्टेगॉग ड्रग है, मतलब जो मदर है, जो बच्चे को फीड कराती है मिल्क, तो उनका मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है। आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द फॉर्म ऑफ चूना और अदर डोजेस फॉर्म इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये सारे जो क्लेम है, ये क्लेम किए गए हैं आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कि भाई इन चीजों में आप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली इस रिसर्च में हम लोग ये पर्टिकुलर चीज लेकर के चल रहे हैं कि इम्यूनोमॉड्यूलेटर सही में है कि नहीं है, इसका स्टडी करेंगे। तो ये हमने रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड होता है लिटरेचर सर्वे। तो लिटरेचर सर्वे हमें एक्सटेंसिवली करना चाहिए, मतलब इससे शतावर्यादी चूर्णा से रिलेटेड जितने भी वर्क हो चुके हैं अभी तक, उन वर्क को हम लोग देखेंगे कि भाई क्या क्या चीज हुआ है। अब मान लो किसी ने ऑलरेडी ये काम कर लिया होगा कि इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है कि नहीं होता, इस पे स्टडी कर लिया ऑलरेडी, तो वही चीज सेम चीज रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। उससे फिर आगे एडवांस लेकर के करेंगे, जो काम हो चुका है वो हम एज ए रेफरेंस ले लेंगे, ये काम हो चुका है, अब इसमें हम लोग फर्दर और अंदर तक क्या स्टडी कर सकते हैं। मान लो शतावर्यादी चूर्णा पे स्टडी हो चुका है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं। मान लो उसमें शतावरी होता है, शतावरी में शतावरीन होता है, तो क्या शतावरीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इम्यूनोमॉड्यूलेटरी के लिए, या कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है इम्यूनोमॉड्यूलेटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल, इन सबका डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिटरेचर सर्वे में अलग अलग डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं, मतलब जितने भी डिटेल्स उस पर्टिकुलर शतावर्यादी चूर्णा के एक एक इंग्रेडिएंट, उस पर्टिकुलर चूर्णा से रिलेटेड जो भी है वो सारा चीज देखेंगे। तो जैसे इस चूर्णा में ये चीजें रहती है, शतावरी, गोखरू, आत्मगुप्ता, मतलब वो आपका म्यूकिना प्रूडेंस होता है, अश्वगंधा, सफेद मूसली, इन सब का डिटेल्स देख लेते हैं। कितने पार्ट में कौन कौन सा पार्ट यूज होता है, वन पार्ट सब यूज होता है। इसमें से एक हमने ले लिया शतावरी, ऐसे दिखता है, उसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऐसा है। इससे रिलेटेड जो भी रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं उन सबका हम लोग डिटेल्स देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिटरेचर सर्वे का अलग से जब डिटेल्स आएगा तो वहां पर ये चीज और फर्दर डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। बट लिटरेचर सर्वे का मतलब यही होता है कि इस पर्टिकुलर जो फॉर्मुलेशन है, इसके एक एक इंग्रेडिएंट, इस फॉर्मुलेशन के बारे में जितनी भी जानकारी है वो हमें एक्सटेंसिवली इकट्ठा करनी है। ये इकट्ठा किस लिए करना है, बिकॉज हम लोग ये धोखे में न रहे कि ये चीज रिसर्च हम लोग नया कर रहे हैं, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन वो रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है।
तो जो हो चुका है उसको रिपीट नहीं करना है, जो हो चुका है उससे हमें नया करना होता है, इसलिए लिटरेचर सर्वे जरूरी है। नेक्स्ट होता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस हमें फॉर्मुलेट करना पड़ता है, जैसे कि हाइपोथेसिस अ थ्योरेटिकल स्टेटमेंट इन सॉल्विंग अ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उसके पीछे का लॉजिकल रिलेशनशिप क्या है, कैसा है, वो हम लोग देखने के लिए हाइपोथेसिस सेट कर देते हैं। Do not be afraid if your hypothesis proves to be incorrect after the experimentation because it is only considered as a educated guess। कहने का मतलब ये है कि आपने अपना हाइपोथेसिस सेट कर दिया कि भाई ऐसा होता होगा, हमने बोला कि शतावरी चूना इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, ये हमने हाइपोथेसिस सेट कर दिया। अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आया वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर मान लो नहीं आया, मतलब हाइपोथेसिस क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। तो ये केवल हमारा एजुकेटेड गेस था, ये गलत हो गया तो हमें उससे घबराना नहीं है, और जो एक्सपेरिमेंट के बाद सही सही चीज आई है वही हमें रिपोर्ट करना है, उसमें कोई मैनिपुलेशन हमें नहीं करना चाहिए। Always remember that when you formulate a hypothesis, it should be based on the research problem being solved। तो ये कोई रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाइपोथेसिस सेट करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमने बोला शतावरी आदि चूना, इसमें 5 इंग्रेडिएंट थे, जैसे शतावरी, गोकरू, मिकुना प्रोरीन्स, सफेद मुसली, ये सारे ऐसे इम्यूनोमॉड्यूलेटर, ये इंडिविजुअली ड्रग होते हैं। अब इन सब से मिलकर शतावरी आदि चूना बना है। तो हम लोग ये हाइपोथेसिस लगा रहे हैं कि जब ये इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट इम्यूनोमॉड्यूलेटर होते हैं तो सबको मिला देंगे तो वो भी तो इम्यूनोमॉड्यूलेटर होगा। हो सकता है वो और अच्छा इम्यूनोमॉड्यूलेटर हो, इसी चीज का टेस्टिंग कर रहे हैं भाई इसमें, ठीक है। तो ये हमारा एजुकेटेड गेस है, और ये एजुकेटेड गेस सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस की बात करते हैं इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में। तो एम ऑफ द वर्क इज टू डेवलप अ स्टैंडर्ड मेथड फॉर रूटीन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ शतावरी चूना टू इवैल्यूएट इट्स मेजर फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट विद द मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक। तो इसका जो पहली बात है, हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन मेथड डेवलप कर रहे हैं जिससे हम लोग रूटीनली आइडेंटिफाई कर पाए शतावरी चूना हमारा जेन्युइन है कि नहीं, बाय यूजिंग मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक। स्पेशली इसमें हम लोग HPLC वगैरह यूज करेंगे। दूसरा होता है फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ द फॉर्मुलेशन वाज डन फर्स्ट टाइम फॉर इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्टिविटी। तो इससे पहले इसका इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्टिविटी नहीं किया गया है, तो उस पर हम लोग स्टडी करेंगे कि भाई सही में इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्टिविटी शतावरी चूना का होता है कि नहीं, ठीक है। उसके फिर इसका रेशनल ऑफ द वर्क क्या है, मतलब ये जो हमने सेट किया है, जो हाइपोथेसिस सेट किया है, इसके पीछे का रीजन क्या है, रेशनल क्या है। इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारे पास बहुत सारे डेटा अवेलेबल होते हैं। इट इज एस्टिमेट दैट अबाउट 25% ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब्ड वर्ल्ड वाइड आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स, 121 सच एक्टिव कंपाउंड्स आर इन यूज, मतलब उसके पीछे के रीजन है। तो इन सब रीजंस की वजह से ये हमने हाइपोथेसिस सेट कर दिया है। अब देख लेते हैं हम लोग स्टेज 2, जिसमें हमारे पास होता है रिसर्च डिजाइन। तो हम लोग जो भी रिसर्च करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो हम लोग को यहाँ पर देना पड़ेगा। इसी को हम लोग रिसर्च प्रोटोकॉल भी कह देते हैं या फिर मेथोडोलॉजी भी कह देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो हमें जो प्लांट मटेरियल है वो कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास कलेक्शन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ प्लांट मटेरियल। उसके फिर उसका फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी होगा, फिर स्टैंडर्डाइजेशन होगा एज पर WHO गाइडलाइन, फिर फाइंडिंग द केमिकल प्रोफाइल, उसमें जो भी मार्कर कंपाउंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो हमें आइसोलेट वगैरह करना है। उसके बाद फिर हमें घर पे, मतलब अपने लेबोरेटरी में इन हाउस प्रिपरेशन, घर पे नहीं इन हाउस बोलते हैं, मतलब जो हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं, शतावरी चूना बनाएंगे, उसके कंपेरिजन करेंगे हम लोग मार्केटेड फार्मुलेशन से, मार्केट से खरीद करके, फिर उसका इन विट्रो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी करेंगे, फिर उसका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे बाय यूजिंग मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक दैट इज HPLC। इसमें भी 2 तरीके से करेंगे, फिंगरप्रिंट, क्वांटिटेटिव। उसके बाद फिर इसका इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्शन भी देखेंगे, फार्माकोलॉजिकल, ठीक है। तो इसमें कंट्रोल भी रखेंगे हम लोग एक्वस एक्सट्रैक्ट का, और स्टैंडर्ड इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग से लेकर के कंपेरिजन करेंगे। तो हमारे पास हो गया रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट होता है हमारे पास ये सैंपल डिजाइन। तो सैंपल डिजाइन में क्या होता है, हमारे पास जो सैंपल होता है उसको कितना सैंपल लगाना है, कितना ग्रुप लेना है, हमें इन सब का डिटेल्स देखेंगे। तो फर्दर इसी चैप्टर में हमारा सैंपल डिजाइन से रिलेटेड एक अलग से टॉपिक है, इंडिविजुअली उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट होता है इसमें एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसमें हमने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करने हैं और उसके फिर डेटा कलेक्शन उसका कैसा करना है, उस सब का डिटेल्स देख लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल में मान लो हमने फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी किया है, तो ये शतावरी होता है। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एस्पैरागस रेसिमोसस यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो शतावरी चूना में शतावरी होता है उसका ट्रांसफर सेक्शन है। ये देखो कितना बढ़िया TS आया है, मैंने खुद काटा है, आपको दिख रहा है। इपिडर्मिस ये होता है, उसके बाद ये कॉर्टेक्स है,
फिर ये इंडोडर्मिस है, उसके बाद फिर ये पेरिसाइकल है। ये मैंने अपने हाथों से ये काटा है, ठीक है। इतना बढ़िया टीएस आपने काटा कि एक्चुअली में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमने शतावरी लिया है वो शतावरी है कि नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि इसको कंपैरिजन करेंगे उसके डेटा से जो हमारे पास आयुर्वेदिक फार्माकोपिया या फिर जो भी इसमें माइक्रोस्कोपी दिया होगा लिटरेचर में, तो कंपेयर करेंगे तो हमने ये पाया कि हाँ भैया जो हमने लिया था शतावरी ही था। उसी का डेटा कलेक्शन ले लेते हैं, मतलब एक अलग से। तो हमने HPTLC भी किया था उस पर्टिकुलर चूना का और उसके इंग्रेडिएंट्स का, तो उसमें कितने कितने RF वैल्यू आए, तो वो हमने डेटा यहाँ पर ये कलेक्ट कर लिया। इसके फर्दर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटेशन और डेटा कलेक्शन हो गया। नेक्स्ट होता है हमारे पास स्टेज 3 एनालिसिस ऑफ डेटा। अब जो हमारे पास डेटा है अलग अलग तरीके का, जो हमने इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्शन किया था उसका डेटा है कि भाई ये ट्रीटमेंट हमने दिया था, फॉस्फेट बफर सोल्यूशन दिया था ग्रुप 1 को, अलग अलग ग्रुप बनाए, जो सैंपल था ना अलग अलग हमने ग्रुप बनाया 1 2 3 4 5 6, और हर ग्रुप में हमने 6 एनिमल रखे थे। हमने जो माइस है उस पर स्टडी किया था, तो एक को हमने PBS दिया फॉस्फेट बफर एज ए कंट्रोल। उसके बाद फिर हमने दिया इन हाउस फार्मुलेशन 100 mg पर kg, ठीक है। उसके बाद 200 mg पर kg। उसके बाद एक को हमने जिंक केवल दिया, जिंक हमारा इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है, कोविड-19 के टाइम में आपने सुना होगा। उसके बाद फिर हमने इन हाउस फार्मुलेशन प्लस जिंक का कॉम्बिनेशन दिया, ठीक है। ये अलग अलग हमने इस तरीके से दिया। तो उनका जो ल्यूकोसाइट काउंट है वो हमारा यहाँ पर इस तरीके से है, और ल्यूकोसाइट काउंट यदि आपका बढ़ रहा है मतलब आपका इम्यूनोमॉड्यूलेशन अच्छा है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज हमने एक्सप्रेस किया। एनालिसिस ऑफ डेटा मतलब मीन प्लस स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के फॉर्म में, ये सारा चीज़ आपने पढ़ा होता है। पी वैल्यू क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। यदि आपने ये चीज़ नहीं पढ़ा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इस तरीके से डेटा हमने एनालाइज कर लिया। डेटा एनालाइज करने के बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट आया है वो हमने लिख दिया। जो भी रिजल्ट आया है आपका, जो भी वैलिडेशन पैरामीटर है, क्रोमेटोग्राफी का हमने मान लो लिया है सैंपल, ठीक है। उसका लिनियरिटी क्या है, लिमिट ऑफ डिटेक्शन, क्वांटिफिकेशन, ये सारे रिकवरी, प्रेसिजन, ये सारा चीज़ क्या है, हमने रिजल्ट लिख दिया। रिजल्ट लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि भैया जो हमने रिसर्च किया तो उसमें क्या हुआ, एस्टिमेशन ऑफ फाइटोकेमिकल मार्कर्स का क्या रिजल्ट आया था। तो जो भी हमारे पास मेथड डेवलप किया उसका प्योरिटी, लिमिट ऑफ डिटेक्शन, क्वांटिफिकेशन, सेंसिटिविटी, सब चीज क्या हुआ था, फाउंड टू बी गुड फॉर क्वांटिफिकेशन। मतलब इस पर्टिकुलर मेथड से जो हम लोग शतावरी आदि चूना है उसको अच्छे से क्वांटिफाई कर सकते हैं, मतलब स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। हो सकता है कर सकते थे या हो सकता है नहीं भी कर सकते थे। तो यहाँ पर आ गया गुड रिजल्ट आ गया, मतलब कर सकते थे। मतलब इन सब का जो वैल्यूज आया है वो बढ़िया आया है, जिस लिमिट में होना चाहिए उस लिमिट में है। फिर फार्माकोलॉजिकल हमने इवैल्यूएशन किया, इन हाउस फार्मुलेशन का और मार्केटेड फार्मुलेशन का, शतावरी आदि चूना का, मतलब इम्यूनोमॉड्यूलेशन वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो क्या आया, उसका कंक्लूजन क्या है। Results from the present study revealed a highly significant increase in the blood leukocyte count in group 2 and 5, increase in spleen weight in group 2 and 5, increase in POW in group 6 वॉल्यूम कंपेयर टू व्हीकल कंट्रोल। तो यहाँ पर इन हाउस फार्मुलेशन में सिग्निफिकेंट इंक्रीज मिल रहा है। इन सब चीजों में जितने भी इंक्रीज हो रहे हैं वो शो करते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेशन अच्छा हो रहा है। तो ये तो हमारे पास सेट हो गया मामला कि भाई हमारा जो हाइपोथेसिस था वो पास हो गया। मार्केटेड फार्मुलेशन में क्या मिला, मार्केटेड फार्मुलेशन में भी हाईली सिग्निफिकेंट मिला अलग अलग ग्रुप में जिसमें हमने ट्रीटमेंट दिया था। मतलब जो शतावरी आदि चूना है वो हमारा क्या कर रहा है, इम्यूनोमॉड्यूलेशन इफेक्ट दे रहा है। तो ये हो गया। अब हमारे पास लास्ट आता है फाइनल रिपोर्ट्स। तो फाइनल रिपोर्ट्स आप लोग दे देंगे, मतलब जो भी हमने ये सारा चीज़ किया इन सबको लिखते जाना है। जैसे यहाँ पर मैं दिखाया था, पूरा बहुत बड़ा थीसिस बनेगा, जितना बड़ा रिसर्च उतना बड़ा थीसिस, 100 पेज 200 300 400 पेज का थीसिस बनता है। तो फाइनल रिपोर्ट्स आप लिख देंगे, ट्राई करेंगे कि कम से कम वर्ड्स में लिखें, मतलब आप वर्ड्स कम इस्तेमाल करें बट जो कंटेंट है वो ज़्यादा हो, ज़्यादा चीज़ें एक्सप्रेस करता हो। और फाइनल रिपोर्ट्स आपका थीसिस के भी फॉर्म में हो सकता है, आपका रिसर्च पेपर हो सकता है, आपका पेटेंट हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा चीज़ हो सकता है जो आपके एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का कंप्लीट डिटेल्स देता हो। सो आई होप आपको डिजाइनिंग द मेथोलॉजी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड और टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।